हाय एवरीवन, मैं कैपेसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसी चैप्टर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कल हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वायर के अंदर ही क्यों करती है, वुड के अंदर क्यों नहीं करती है। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए चैप्टर का वो कल हमने बना दिया था। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो पहले आप इससे पहले का वीडियो देखें ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12th है, इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम है। यस, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सारी चीजें मैंने बता दी थी, ये है आपके लिए नोट्स भी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट हर बार ले लें, हर पेज का, तो आपके नोट्स भी इसी से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसी के से आगे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, think life without electricity in this modern society. It is possible to survive without electrical energy in world technology. Since we are science students, so it is necessary to understand the basic concept of the electricity. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस, रोल क्या है आज की मॉडर्न सोसाइटी में। आप जो वीडियो मेरे माध्यम से देख पा रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। जो मैं यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। और आज अगर हम बात करें कि हमारी पूरी लाइफ जो है एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के इर्द गिर्द हो चुकी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज का मॉडर्न पर्सन जो है अपनी लाइफ को बहुत प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अब इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज के लिए सिंबल होता है आपका क्यू, सिंबल आपका यूज किया जाता है। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, I बराबर Q अपॉन T। तो ये वही वाला चार्ज है जो कल हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिसिटी I बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो वही चार्ज के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। क्या होता है चार्ज? तो जो आपका एटम होता है, जो एटम होता है, एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये तीन चार्ज होते हैं, इसका चार्ज नेगेटिव होता है, उसका पॉजिटिव होता है। ये पिछली क्लासों का नॉलेज है। तो वही उसी चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। देखिए, काय के अंदर प्रेजेंट होता है ये, तो ये प्रेजेंट होता है आपका एटम के अंदर। इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, इधर पॉजिटिव। तो या तो ये नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको जनरली नेगेटिव होता है, ऐसे डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इस प्रकार से हम उसको डिनोट करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मतलब इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो इसको मेजर के लिए कॉलम इसका एसआई यूनिट होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सी से। तो यदि हमें लिखना है कि 10 कोई चार्ज है, उसके बारे में अगर हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Q बराबर 10C। मतलब ये 10 से लिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या समझ जाओगे आप कि 10 कूलम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेट चार्ज के बारे में कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का नेट चार्ज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो नेट चार्ज बराबर होता है, आपको पता है, टोटल चार्ज। क्या होता है? नेट चार्ज बराबर होता है आपका टोटल चार्ज। 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन द नियर बाय 6 × 10⁻18। तो अगर हम बात करें कि 1 कूलम होता कितना है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18।
इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम चार्ज में। अगर मैं बोलूं कि 1 कूलम, तो आप बोलोगे क्या, तो 1 कूलम का मतलब 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको देखेंगे तो आप देखिए 6 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 6 और इतने मल्टीप्लाई 0 के होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली इन सिंगल कूलम ऑफ चार्ज। तो ये फाइंड आउट करने का कुछ तरीका यहां पे लिखा हुआ है। देखिए Q बराबर होता है, Q मतलब नेट चार्ज के लिए हम यूज करते हैं, Q बराबर होता है NE। क्या होता है Q बराबर? Q बराबर होता है आपका NE। Q बराबर होता है आपका NE। यस, Q बराबर होता है NE। Q बराबर है चार्ज NE। N में N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि यहां पे अगर हमें 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यहां पे जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा देखेंगे, इफ 1 कूलम इज टोटल, अगर चार्ज आपका 1 कूलम है तो इसका कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका कितना होता है? वो होता है 1.6। आपका जो चार्ज होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। यही अगर बात करें हम प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का बराबर होता है, लेकिन ये होता है पॉजिटिव में। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये यहां पर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव यहां पर आएगा। ओके, तो इसी के बारे में यहां पे, तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है कि कितने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, Q बराबर NE। हमारे पास Q है 1 कूलम, एन हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो इसको हमने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। N बराबर Q अपॉन E। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ, Q बराबर आपका आ गया 1 कूलम और E बराबर आ गया, मैंने अभी अब आपको बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको टोटल हमने कैलकुलेट करा, मैथमेटिकली आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो N बराबर आएगा 6 इंटू 10 की पावर 18। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जो लिखा गया था, इसका प्रूफ यहाँ पे दे दिया गया है कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, या जो कल मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट वही है। क्या है? करंट। करंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज कॉल्ड द करंट। जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो होता है एक टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं करंट। तो I बराबर Q अपॉन T इसका फॉर्मूला होता है। फ्लो ऑफ चार्ज कल मैंने बताया था, मैंने फिर बोला है कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, तो उसके लिए आप जनरली क्या देखना पड़ेगा आपको? लास्ट वीडियो मेरा जरूर आपको देखना पड़ेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, इट इज कॉल्ड द करंट। तो करंट जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं, Q बराबर T उसका फॉर्मूला होता है। Q बराबर क्या है? तो Q बराबर है आपका चार्ज, क्या है यहाँ पे? Q बराबर है चार्ज, T बराबर है आपका टाइम, और I बराबर आपका हो गया करंट। क्या हो गया? I बराबर हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी चीजें हैं। इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे हम? तो उसको हम मेजर करेंगे बाय द एम्पियर। मतलब इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर में हम इसको नापते हैं। किसको? करंट को। और इसका सिंबल क्या होता है? A। तो जैसे मैंने लिखा कि 10A, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 एम्पियर। क्या हो गया? 10 एम्पियर, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, इट इज कॉल्ड द करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स का, जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसी को हम करंट बोलते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है आपका कि 1 एम्पियर क्या होता है ना। व्हाट इज 1 एम्पियर, क्या होता है? तो इसी में हम रखेंगे अगर वैल्यू को, हमें यहाँ पे हमें अगर 1 लेके आना है 1 एम्पियर,
तो दोनों जगह 1 रखेंगे। व्हेन द 1 कूलम चार्ज इन 1 फॉर 1 सेकंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट अभी आगे हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो 1 एम्पियर का करंट वहां पे माना जाएगा। अब 1 कूलम मतलब क्या, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में किसी उसके अंदर से जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वहां पर हो जाएगा 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। जैसे यहां थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। कैसे, जैसे माना कि कोई ये वायर है, या सुनो, इस वायर के अंदर क्या है, इस वायर के अंदर है आपके ये छोटे छोटे एटम, और इन एटम में से निकले हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना है। तो इसके लिए हमने लगाया था पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी हमने लगा दी यहां पर, या सुनो, बैटरी हमने यहां पर लगा दी। तो ये करंट की दिशा हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस, ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की दिशा होती है। करंट की दिशा ये है, करंट देखिए ऐसे फ्लो हो रहा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी है। यस और नो। तो अगर जैसे अभी मैंने बोला 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम, और 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, और 1 कूलम बराबर अभी मैंने आपको बताया 6 × 10⁻18। यस और नो, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे ओनली कितने सेकंड में, ओनली 1 सेकंड में, तो इस सर्किट के अंदर बनने वाला करंट आपका 1 एम्पियर करंट कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए मैंने जो बताया वही यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा उसकी करंट की दिशा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि जो करंट की दिशा होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनली इफ द फ्लो ऑफ, मतलब अगर आपका करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा अपोजिट होती है। स्मॉल क्वांटिटी करंट, जैसे ये तो हो गई बड़ी क्वांटिटी, अगर हमने बात करा कि 1 एम्पियर, तो ये तो हो गई लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी मतलब क्या सर, जैसे कि हम बात करें, हम शुगर परचेस करने जाते हैं तो 1 kg इज ए लार्ज क्वांटिटी, या सुन लो सिंपल। अगर हम छोटी क्वांटिटी में खरीदेंगे तो 500 ग्राम, 100 ग्राम, तो ये बड़ी क्वांटिटी है। इसको छोटी क्वांटिटी में कितने इक्वल होता है वो यहाँ पे इसके केस में हम देखेंगे। तो 1 एम्पियर तो बड़ी क्वांटिटी है। अगर हम बात करें उससे भी छोटी क्वांटिटी, तो एक होता है मिली एम्पियर, और मिली से भी छोटा होता है माइक्रो। मिली होता है और मिली से भी छोटा क्या होता है आपका, माइक्रो। तो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, है ना। और एक ये माइक्रो का सिंबल है, एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶। तो ये छोटी क्वांटिटी है और ये उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखते हैं एमीटर। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेजर करेंगे तो उसको मेजर करेंगे काहे से, कोई डिवाइस तो होगी ना, यस और नो। जैसे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं वॉच से, इसी प्रकार से यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसका नाम होता है एमीटर। एमीटर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अंदर कितना, हाउ मच करंट फ्लो, हाउ मच करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं। एक जनरली डिवाइस होती है इस प्रकार की, यस और नो, उसमें ऐसे यहाँ पर नंबरिंग होती है, जो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो ये जो आपका सुई होती है वो उस दिशा में आपको इंडिकेट करती है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसका एक फोटो भी दिखा दूं, किसका, एमीटर का, यस और नो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आपका यूज किया जाता है काय का, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। ओके ठीक है, आगे चलें। आगे हम देखेंगे यहां पर बेटा
इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल, ये इस प्रकार का इसका सिंबल होता है। आगे सिंबल भी देखेंगे हम सारे के सारे। ये इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेनली क्या क्या चीजें होती हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक होता है बल्ब। बल्ब मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो हमें चलाना है ना, ये सुनो, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हमें वहां पे चलानी है उसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है बल्ब, या सुनो। एक होता है ये बैटरी, या सुनो, बैटरी हैविंग द थ्री सेल। आपको पता है बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल से मिलकर बनती है बैटरी। ये सिंबल जो है आपका ये काय का है, सेल का है। और अगर ऐसे बहुत सारे सेल मैंने मिला दिए तो बन जाता है आपका बैटरी। एक क्यू होता है, स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए। देखिए ये पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन है करंट की ऐसे, और ये है एमीटर। एमीटर को कैसे लगाते हैं, देखिए एमीटर का ये प्लस, ये बैटरी के प्लस से, एमीटर का माइनस, ये बैटरी के माइनस से लगाया जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, जहां करंट फ्लो होगा। करंट तो जनरेट करा दिया आपने, उसको फ्लो कहां कराओगे। तो ये जो पूरा मटेरियल है ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वायर है, बाकी का मटेरियल इसके अंदर जो आपको ये जो है पूरा ये वायर है। या सुन लो, द अराउ द एरो द सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है ना। जो उसको इसका एक ध्यान रखना पड़ता है कि एमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, जस्ट वेट ए मिनट, यस। जो आपका एमीटर होता है उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो उसको कनेक्ट किया जाता है कैसे, एमीटर को कनेक्ट किया जाता है कैसे, सीरीज में। ये आगे देखेंगे आप चैप्टर में वो डिटेल में सीरीज भी क्या होता है। या सुनो, इतना समझो अभी तो आप कि केवल उसको काय के अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर। यस, आगे कुछ है, द इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्लो व्हेन देयर इज ए डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कल डिस्कशन करा दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। या सुनो, चलो एक बार और मैं कोशिश करता हूं आगे इसको एक्सप्लेन करने की। देखिए यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। या सुनो, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो कल भी मैंने बताया था, ये कोई टैंक है और इस टैंक में अगर एक टैंक में पानी ज़्यादा है, एक टैंक में ये दूसरे नंबर का टैंक है, इसमें यहाँ तक पानी है, तो आपको पता है टैंक 1 से पानी टैंक 2 में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इनको फ्लो कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, इनको फ्लो कराने के लिए यहाँ पे हमें इस सिरे पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ता है। किस सिरे पे, एक सिरे पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा रखना पड़ता है और एक पे कम रखना पड़ता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कराने के लिए हम काय का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं काय का, बैटरी का। काय का यूज करते हैं, बैटरी का यूज हम करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि एक सिरे पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाए और एक पे कम हो जाए, तो कम से ज्यादा की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। और डिटेल में जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। यस, तो हम यहां थे, आप डायरेक्ट देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है टोटल वर्क डन बाय नेट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज आइडेंटिफाइड द वर्क डन कैरिंग इन द यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर, है ना, कितना वर्क हुआ है उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब 1 कूलम चार्ज मतलब जो 1 कूलम का चार्ज है मतलब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने समय में वो जब फ्लो होंगे तो उनके द्वारा जो वर्क होता है उसका जो टोटल डिवाइड होता है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो V बराबर यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, W बराबर है आपका वर्क और Q बराबर है आपका नेट चार्ज। तो ये चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2 है। और अभी मैं बता दूं आपको, जैसे हमने देखा था I बराबर Q/T पहला फॉर्मूला, इसको हम बदल भी सकते हैं, Q बराबर IT कर सकते हैं, 2 फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे। उसके बाद V बराबर W/Q है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W बराबर V एंड Q। ये आगे हमें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्योंकि ये भी फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी मेजर कैसे किया जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए भी ऐसा यूनिट होती है, वो होती है आपकी वोल्ट। क्या होती है? वो होती है आपकी वोल्ट होती है। ये वोल्ट होती है और वी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। सारे केस में हमें देखने को मिलेगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। 1 वोल्ट 1 वी बराबर 1 डब्ल्यू अपॉन 1 कूलम। हमारा फॉर्मूला कैसे था देखिए, देखिए फॉर्मूला कैसा था हमारा, अभी अपन ने देखा है कि फॉर्मूला था हमारा V बराबर W अपॉन Q। अब हमें कुल मिला के यहाँ पे 1 लेके आना, तो दोनों जगह 1 रखना पड़ेगा। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल। क्या होती है? जूल। और कूलम की अभी मैंने बताई दी आपको, चार्ज है ना। तो जब 1 रखेंगे मतलब 1 जूल वर्क डन इन 1 कूलम चार्ज। जब 1 कूलम का चार्ज लगेगा तो उसके द्वारा जितना काम होगा वो होगा 1 जूल, और उनके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों कोनों पे वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है वोल्टमीटर। इसको मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सी लगाई जाती है, तो वो है आपकी वोल्टमीटर। ये इस प्रकार का सिंबल होता है इसका, वोल्टमीटर को लगाने का। इसको भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है, आगे मैं बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं यहाँ पर, इन इंपॉर्टेंट सिंबल्स को आप देख लीजिए, ये हमारे काम आते हैं। ये प्लस माइनस का मैंने बता दिया है। अगर आप, ये सेल होता है, बहुत सारे सेल को मिला दो तो बैटरी बन जाती है। स्विच का 2 तरीके का सिंबल होता है। ये होता है आपका ओपन। ओपन मतलब अभी आपका स्विच जो है कैसा है, ओपन मतलब होता है ऑफ। अभी आपका स्विच कैसा है, ऑफ है। या तो यहाँ डॉट मत बनाओ, ये इस प्रकार से दोनों सिंबल होते हैं। और अगर की को क्लोज करना है, क्लोज में होता है आपका क्या, ऑन। क्या होता है, ऑन होता है। तो ये 2 सिंबल आपके ऑन और ऑफ के हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते टाइम हमें ध्यान में रखना है। ज्वाइंट वायर का है ये, है ना। कहीं पर अगर वायर ज्वाइंट होता है, अब देखिए हमारे घरों के अंदर जो लाइट फिटिंग होती है वो अंदर होती है, तो ये सिंबल होता है उसका इस प्रकार से। ये है आपका ज्वाइंट वायर, मतलब कहीं वायर ये निकल रहा है उसमें से ज्वाइंट किया गया। यहाँ पे ज्वाइंट विदाउट वायर विदाउट नो ज्वाइंट, यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है लेकिन वायर को क्रॉस किया गया है। मतलब इस प्रकार का सिंबल बना है तो समझ जाओ कि वायर है, और वायर के ऊपर से एक वायर इस प्रकार से रख के निकाला गया है। यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है। ये बल्ब का सिंबल होता है, एमीटर वोल्टमीटर का अभी हमने देख ही लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका क्या, ठीक है, आ जाता है आपका ओम्स लॉ। एक लॉ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपका ये। क्या नाम है इस लॉ का, तो इसका नाम है आपका ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुए थे, एक साइंटिस्ट हुए थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने जिसने इसकी डिस्कवरी करी थी, यस, इनका नाम क्या था, ग्योर्ग सिमन ओम, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बताया गया था, तो इन्होंने, अगर डायरेक्ट मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ फिर आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता दूंगा। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन, इन्होंने क्या करा था, रिलेशनशिप बताया था। क्या बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन काय के बीच में, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इन्होंने रिलेशन बता दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था, तो वो रिलेशन बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप सीधी सी बात करें तो इन्होंने V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताया था। V, ये सिंबल आपको पता होगा इन्वर्सनली का होता है, V इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू I, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी फॉर दैट, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल है। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पर डायरेक्ट डिपेंड है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट डिपेंड उस पर पे होती है। कैसे होती है, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाना होता है, तो V बराबर वो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है आपका R। क्या आ जाता है, R। तो यही आपका ओम्स लॉ है, कोई बहुत बड़ा ओम्स लॉ नहीं है, ये इसका स्टेटमेंट लिखना है और ये 2 टॉपिक यहाँ पे ये लिखना है। R के बारे में अभी हम बात करेंगे। R होता है आपका क्या,
रेजिस्टेंस, इसके बारे में अगला टॉपिक यही है। तो पहले ये थोड़ा सा समझ लो कि इन्होंने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्यों बोला था। इन्होंने बोला था मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी, अगर आप बैटरी का पावर को बढ़ाते हैं तो आपका करंट भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो आपका करंट भी बढ़ेगा, ये फिक्स है। करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड ऑन करंट। यस और नो? माना कि पहले आपने यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो माना कि 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, फिर आपने क्या करा, इसको 200 वोल्ट की कर दी, तो यहाँ पे करंट बढ़ करके कितना हो जाएगा? 100 एम्पियर। यही नियम इन्होंने बस बताया था। किन्होंने बताया था? ये हमें बताया था ओम्स लॉ ने, जिनका पूरा नाम यहाँ पे राइट अप है। तो ये एक छोटा सा ओम्स लॉ है। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। अब एक नया फॉर्मूला निकल के आया है, V बराबर I R। हमने अभी देखा यहाँ पर, क्या देखा? V बराबर I और R। R कहां से आया? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसको हटाया तो वहां पे R आया। R होता है आपका क्या? R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अब हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये थोड़ा सा डायग्राम में आपको क्लियर कर दूं। देखिए ये ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है, सीधा ग्राफ है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपका जो करंट है वो भी बढ़ेगा। यस और नो? तो ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें ये यहाँ पे क्या लगाया गया है? एमीटर यहाँ पे लगाया गया है। क्या लगाया गया है यहाँ पर? एमीटर। और ये लगाया गया है आपका सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा और ये मेजर करेगा आपको करंट को। और बाकी की चीजें सारी मैंने आपको पहले ही बता दी। ये भी रियोस्टेट्स हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे कहाँ? ठीक है, ओम्स लॉ। देखिए स्टेटमेंट वगैरह है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ये सुनो, यहां तक का ले ले, रेजिस्टेंस फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां से, कहां से? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आया था V बराबर IR। अभी हमने देखा V बराबर IR, R उसमें क्या था? रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है व्हेन द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक वायर। जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? टकराते हैं। देखिए मैं बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये यहां पर, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं। देखिए होता क्या है कि मैंने बोला आपसे कि ये एक वायर है या नहीं है? ये एक वायर है, इस वायर के अंदर ये है आपका क्या? प्लस, ये है माइनस। ये हमने लगा दी स्विच और ये इसको कर दिया अरेंज। ये माना कि स्विच अभी ऑन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है वायर के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एटम भी होंगे, हाँ कि ना? ये एटम भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से क्या होंगे? मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि इनके सामने कौन आएगा? एटम आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आपका क्या? करंट। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम या ज्यादा होता है किसी भी कारण से, तो हम इनडायरेक्टली कम क्या कर रहे हैं? करंट को ही कम कर रहे हैं ना। तो वही यहां पर होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, जब एक डायरेक्शन में ये चलेंगे, तो ये इनसे क्या होगा? जैसे ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इन दोनों से कोलैप्स होंगे और ये टकराएगा इससे, किससे? ये यहां पर। ये सुनो, अब ये टकराने से क्या होगा? इस टकराने से होगा कि उसकी स्पीड जो है, करंट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस वायर टू वायर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ टकराना, यही क्या होता है आपका? यही आपका होता है क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो करंट की रुकावट। आप देखिए, बहुत आसान भाषा में बताता हूं आपको। आप इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को
आप कार की तरह लो, इलेक्ट्रॉन का लीजिए आप कार है, यस और नो, क्या है, कार है। और जो आपके एटम है वायर के अंदर, ये एटम जो है वो एक प्रकार से आपके इसके अंदर गड्ढे हैं रोड के अंदर। तो अब बताइए मुझे कि कार कब कम ट्रेवल करेगी, जब गड्ढे ज्यादा होंगे, यस और नो। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन टकराने को ही बोलते हैं। कार जब मूव करेगी तो स्पीड से कब चलेगी, जब रोड आपका प्लेन रहेगा, जब रोड आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, यस और नो। तो मतलब वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर वहां पे गड्ढे ज्यादा हैं तो आपकी कार क्या होगी, बार बार स्लो डाउन होगी। इसका मतलब क्या है, वहां पे रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, जब ये इससे टकराते हैं। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज मूव है, मूविंग पोजीशन में चल रही है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, ये मूव करके आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी। टकराने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी काय के अंदर बदल जाती है, वो एनर्जी बदल जाती है आपके काय के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। इसीलिए आप देखते होंगे कि वायर जो होता है, वायर के अंदर जब करंट चलता है तो गर्म होता है। तो वो आती हीट कहाँ से आती है, तो इस कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया यहीं से हीट आती है। अब आपने ये भी देखा होगा कि एल्यूमिनियम का वायर आपका ज्यादा गर्म होता है कंपेरिजन टू कॉपर। तो कहने का मतलब क्या, कॉपर के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे होंगे, इसलिए वो ज्यादा गर्म हो रहा है। मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो ज्यादा गर्म होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। एंड रेजिस्टेंस इज नॉट गुड थिंग फॉर द वायर। रेजिस्टेंस कोई अच्छी चीज नहीं है वायर के लिए। रेजिस्टेंस इज बैड थिंग फॉर द वायर बिकॉज इट अपोज द करंट। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस कॉन्सेप्ट। तो हम आते हैं, हमारी डेफिनेशंस क्या बता रही है ना। देखिए यहां से 1 ओम जस्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है, अपोज करता है। अपोज मतलब रोकता है, किसको रोकता है, करंट को रोकता है। इट इज सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय, इस प्रकार का इसको सिंबल होता है आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसको भी मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसका ये सिंबल होता है ओम का। ये इस प्रकार से ओम लिखते हैं रेजिस्टेंस को नापने के लिए, और ये क्या है आपका सिंबल है। अब 1 ओम क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा, V बराबर होता है आपका आई आर। अब मुझे 1 ओम निकालना है तो R को यहीं रहने दूंगा मैं, ये हो जाएगा V अपॉन वाई आई। यहाँ पे भी 1 रखो, यहाँ पे भी 1 रखो, यहाँ पे भी 1 रखो, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और उसके साथ साथ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे हम देते हैं, तो उससे में कितना रेजिस्टेंस होगा उस वायर का, तो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने अभी तक बताए हैं आपको, इनको ध्यान रखना है। सारे फॉर्मूले में लास्ट में आपको रिकॉल भी करवाऊंगा, और उसके वीडियो भी, उसके जो हमारा एक प्रकार से उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक होता है रियोस्टेट, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अभी डिले करते हैं। रियोस्टेट्स कुछ नहीं होता। देखिए किसी वायर के अंदर जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये आपका बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है, ये आपका मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लगा दिया आपका क्या, इस प्रकार से, ये तो होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है ये तो होता है रेजिस्टेंस। ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये मान लो कि 10 ओम का है तो ये फिक्स 10 ओम का ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई मटेरियल लगाना है कि रेजिस्टेंस में कम और ज्यादा कर सकूं अपनी सुविधा के हिसाब से, तो उसके लिए लगता है रियोस्टेट। क्या लगता है, इसी में सिंबल में बस इतना कर दो तो ये रियोस्टेट हो जाता है। अब हम हमारी मर्जी से इसको चाहें तो 20 ओम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको 10 ओम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको 50 ओम कर सकते हैं। तो वही एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है रियोस्टेट। अभी मैंने बताया कि फैक्टर्स, अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है, यस और नो। तो जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो डिपेंड काय पे होता है, वो किस चीज पे डिपेंड होता है,
तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपका वायर के अंदर का रेजिस्टेंस है ना, फैक्टर दैट ऑन द रेजिस्टेंस, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो करता है लेंथ पर और एक करता है उसके एरिया पर। कैसे करता समझिए। देखिए, एक कोई वायर है ये इतना लंबा है और एक कोई वायर है इतना लंबा है। अब दोनों में से हम बात करें कि रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा या कम किसका होगा, तो जो जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट बोले तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप इसको ऐसे समझो कि कोई गाड़ी 1 किलोमीटर अगर कार चल रही है तो उसको डेफिनेटली बात है कम ब्रेकर लगेंगे, कम गड्ढे लगेंगे। अगर वही गाड़ी आपकी 10 किलोमीटर चल रही है, गाड़ी मतलब क्या, कार मतलब क्या, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जितने रुकेंगे उसकी स्पीड उतनी कम रहेगी। तो जितना लंबा रोड रहेगा उतना ज़्यादा गड्ढे होंगे, तो ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लेंथ जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा, सॉरी, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है आपका एरिया का। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया, माना कि ठीक है, जैसे कि ये कोई वायर है, माना कि इसकी मोटाई है, एक एरिया की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार का ये एरिया होता है। हमारी कार जितनी स्पीड से चलेगी उतनी अच्छी बात रहेगी, वहां पे रेजिस्टेंस उतना कम है, मतलब गड्ढे कम है। ठीक है, तो इस एरिया की बात कर रहे हैं। और एक और वायर है अपने पास जिसका एरिया क्या है, ज्यादा है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे बताइए मुझे कि वो कार जो है स्पीड से काहे में चलेगी। आप इसको समझो, ये 2 लेन रोड है, ये 4 लेन रोड है, तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन्वर्सनली मतलब ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर आपका ये कम होगा। हाँ कि ना। अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि आप समझिए 4 लेन जो रोड है उस पर गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं, और 2 लेन रोड जो उस पर गाड़ियाँ स्लो चलती हैं। यस और नो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, और दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास में R रो L अपॉन A। ठीक है, इसको अगर हम हटाएंगे यहाँ पर तो R इसकी जगह आ जाएगा रो L अपॉन A। ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करा है। अब एक नया वर्ड आया यहाँ पर हमारे सामने, क्या आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिया होगा आपने। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे R, इसको हमने दोनों को कंबाइन करा, इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन करा, तो R इस प्रकार से था। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हमने हटाया और इसके जगह कांस्टेंट वैल्यू लेके आए जो है आपका रो। क्या बोलेंगे इसको, रो L अपॉन A, इसका सिंबल आ गया। तो इस चीज को हम पहचानते हैं रेजिस्टेंस है, इसको हम पहचानते हैं लेंथ है, इसको हम पहचानते हैं ये एरिया है। ये एक नई चीज निकल के आई है, इसको हम बोलते हैं, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में छूट गया, आप पहले उसको सुन लो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो जितना कम होगा वायर के लिए वो उतना अच्छी बात है, क्योंकि वो उतना कम गर्म होगा। तो सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका किस वायर का होता है, वो होता है आपका सिल्वर का, देन कॉपर का लगभग इक्विवेलेंट होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपके एलॉयज का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कितना होता है। यस, टेबल एक एनसीईआरटी बुक में देके रखिए, टेबल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। क्या है रेजिस्टिविटी, जिसको जो सिंबल है उसका नाम है रो। इस सिंबल का नाम क्या है, रो सिंबल है ये। अगर हम इसकी एसआई यूनिट निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप, एसआई यूनिट निकलती है आपकी उसके जो फॉर्मूला होता है उससे। तो अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या है इसका, R
यहाँ पे फॉर्मूला है R बराबर रो L अपॉन A। ये सुन लो, अगर मैं इसको रो को यहीं रहने दूं तो R इंटू सॉरी R को यहीं रहने दूंगा, R इंटू A अपॉन L बराबर रो। या सुन लो, अब हम क्या करेंगे, इनकी ऐसा यूनिट रखो, ये R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है क्या, ओम। ये है एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो यहां रखो मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की होती है मीटर, बराबर हो गया आपका रो। इसको हम क्रॉस करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, तो इसकी ऐसा यूनिट निकल के आएगी किसकी, रो। रो मतलब क्या आपकी, रो मतलब क्या है यहाँ पे, रो मतलब है आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकल के आई, ओम मीटर। ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है। ये होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये होती है एबिलिटी ऑफ द वायर। यहाँ पे लेंथ और एरिया को कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर इफेक्ट होगा काय का, यहाँ पर इफेक्ट होगा कि जो आपका वायर है उसका मटेरियल क्या है, वो किस प्रकार के मटेरियल से बना है। जैसे कॉपर का एक फिक्स रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम का एक फिक्स है, और बाकी के जो वायर होते हैं जितने भी कंडक्टर हैं सबका अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में बता देता हूँ आपको। द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। अगर आप सीधी सी भाषा में समझे आप तो ये दिस इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द करंट। वो जो थी वो भी वायर की थी, लेकिन वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे कोई लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। देखिए, फॉर द मटेरियल रिप्रेजेंटेड ऑफ लेंथ एंड द एरिया रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का ना तो लंबाई से ना चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो अगर कॉपर का वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, और अगर वो और किसी मटेरियल का तो उसकी भी रेजिस्टिविटी फिक्स है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। रेजिस्टेंटली ऑफ द मटेरियल वरी विद द टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा मटेरियल जो हीट करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय इज ए होमोलोगस मिक्सचर ऑफ मेटल इज जनरली हायर। ये तो अभी मैंने बताया आपको कि एलॉय जो होता है, एलॉय क्या होता है आपका, होमोलोगस मेटल से मिलकर के बनता है। दो मेटल को मिला देते हैं तो एलॉय बन जाता है। एलॉय जो होता है इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हायर होती है ना। ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल, द एग्जाम्पल ऑफ द, जैसे कि एक एलॉय है कॉपर और निकल से मिलकर के बनता है। बताए, एलॉय हैव द हाई रेजिस्टिविटी। सबसे ज्यादा किसकी होती है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है एलॉय की। डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न रेडली हाई टेम्परेचर। इट इज, इसीलिए क्या होते हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी एक हाई टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होते हैं। आर द कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। इसीलिए जो एलॉय होते हैं वो हीटिंग डिवाइसेस बनाने के काम आते हैं। चाहे वो आपका गर्म जो हीटर होता है उसमें जो लगने वाला वायर होता है वो इन्हीं का होता है, किसका, एलॉय का। ये सुनो, द कॉमनली इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक द इलेक्ट्रिक आयरन, उसके बाद में आपका हीटर हुआ, टोस्टर हुआ ये, और उसके बाद में बल्ब जो होता है हमारा, जो ओल्ड बल्ब होते थे पुराने जमाने के, उसके अंदर एक मटेरियल यूज होता था जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन। वो भी एक प्रकार का क्या होता है, उसका नाम है टंगस्टन। उसके अंदर भी क्या होता है कि उसके अंदर भी वो बना काय का रहता है, एलॉय का ही बना रहता है। उस एलॉय का नाम क्या है, टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन है। मैं थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं किस प्रकार से, ठीक है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, यहां देखिए आप, जैसे कि एक बल्ब है, उसके अंदर इस प्रकार का एक स्प्रिंग जैसा आपने देखा होगा पहले, ये है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अब रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ती है, अभी अपन ने देखा कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो लेंथ पे और एक एरिया। तो यहाँ पे क्या करो, लेंथ को बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, और यहाँ क्या करो, एरिया को कम कर दो तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ की जाती है।
देखो इसको ऐसे कोइल बनाया जाता है ताकि क्या हो, कम जगह में ज्यादा लंबा वायर आ जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस बढ़े, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है काय के अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर, काय के अंदर, लाइट एनर्जी के। और एरिया भी आपने देखा होगा तो वो टंगस्टन का जो वायर होता है बहुत ज्यादा पतला वायर होता है। क्यों? क्योंकि उसको एरिया को कम किया जाता है, क्योंकि हमें दोनों केस में क्या चाहिए, रेजिस्टेंस को वहां पे बढ़ाना है। तो जैसे इसके अंदर लाइट इंटर करती है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, लाइट इंटर करती है, इसके अंदर जब करंट चलता है तो इसके ये बना काय के रहता है, ये टंगस्टन का। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होने लग जाता है, यहाँ पे 3380 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तब तक ये पिघलता नहीं है। कौन? टंगस्टन का वायर। तो ये कौन, अब जैसे इसके अंदर लाइट जाएगी, लाइट में हमने क्या दिया इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसने काय में बदल दिया, उसको इसने बदल दिया काय के अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर। काय के अंदर बदल दिया, लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार का कनेक्शन होता है। ठीक है, यहां पे कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दो प्रकार का कनेक्शन होता है, एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन और एक होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन के बारे में। जो सीरीज कनेक्शन के क्या विशेषता होती है और क्या क्या इसके अंदर, क्या इसका बेनिफिट है और क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज और क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो देखिए क्या होगा कि जो आपका सीरीज कनेक्शन होता है, उस सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जैसे कि अपन ने पूरा अरेंज करा, यहां से ये करंट मूव करा, यहां से चला करंट, यहां गया और पहले इस पहली डिवाइस में जाएगा, है ना, फिर उसके बाद वही करंट जाएगा दूसरी डिवाइस में, वही करंट जाएगा तीसरी डिवाइस में और फिर करंट लौट करके आएगा। तो मतलब एक ही करंट जा रहा है सभी के अंदर। जितने भी डिवाइस हमने लगाया है, जैसे चाहे वो रेजिस्टेंस R1 लगाया, चाहे R2 लगाया, चाहे R3 लगाया, आप कुल मिला के सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि आपने एक वायर को बिछाया और एक लाइट यहाँ लगाई, एक लाइट यहाँ लगाई, एक लाइट यहाँ लगाई। दिवाली पे आपने सीरीज देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? उस सीरीज में आपने देखा होगा, उसको सीरीज क्यों बोला जाता है? उसको सीरीज इसीलिए बोला जाता है कि उसके अंदर जो करंट जाता है वो पहले इसमें जाता है, फिर उसमें, अब ऐसा नहीं कि पहले ये ग्लो होगा फिर ये ग्लो होगा, ग्लो सब साथ में होते हैं, लेकिन वो एक ही करंट क्या होता है, डिवाइड नहीं होता, वो सारे के सारे, इसीलिए उसको सीरीज बोला जाता है। यस और नो? तो ये ही इसकी विशेषताएं होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल मतलब सारे जितने भी डिवाइस लगाए करंट यहाँ पे सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। मतलब पहले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, क्योंकि हमें थोड़ी नहीं पता कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो कितने वोल्ट का लगा है या दूसरा रेजिस्टेंस कितने वोल्ट का लगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा और तीसरे का अलग होगा। इसीलिए देखिए 3 डिवाइस लगाई गई है, ये यहाँ पे, ये V1, ये V2, ये V3। ये सुनो, इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके बेनिफिट भी क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, हम देखेंगे। तो मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि जब हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है ना, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो हम उसे कनेक्ट कैसे करते हैं, उसको हम सीरीज कनेक्शन में लगाने के बाद में कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरा एक डायग्राम है, ये आपको देखो, ये जो सीरीज कनेक्शन है वो ये जो लगे, मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि ए मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। ए मीटर को कनेक्ट करते हैं अपन सीरीज में, काय के अंदर, सीरीज के अंदर। वो जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का होता है, उसको कैसे करते हैं, तो उसको करते हैं अपन पैरेलल। तो ये पैरेलल लगाएगा, यहाँ क्या होगा, देखो करंट यहाँ जाएगा, फिर करंट सीधा भी जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। तो जब करंट का डिवाइडेशन हो जाता है, एक ही करंट का डिवाइडेशन हो जाता है, जैसे मान लो ये करंट का वायर है, तो यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये एक वायर में से करंट आ रहा था, 3 जगह बढ़ गया, तो ये
करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो ये होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। और डिटेल में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है ना। सपोज करा हमने कि माना कि अपन ने 3 रेजिस्टेंस लिए, एक का नाम अपन ने रखा R1, एक का रखा R2 और एक का रखा R3। यस और नो, इसको जोड़ा है हमने, तो हमें पता है V बराबर IR होता है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I और R। क्या होता है? V बराबर IR होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कोई ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, 3 रेजिस्टेंस लगाए। क्या करा? 3 रेजिस्टेंस लगाए। ये रेजिस्टेंस नंबर 1, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 और ये रेजिस्टेंस नंबर 3। इसको जोड़ा, यहाँ पर ये बैटरी लगाई, ये की लगाई और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ये है सपोज आपका R1, ये है आपका R2 रेजिस्टेंस, ये है आपका R3 रेजिस्टेंस। ये करंट ऐसे आ रहा है ना। ये यहाँ पे लगाया अपन ने, क्या? ये यहाँ लगाया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर। तो देखिए इसका प्लस और इसका प्लस एक ही होना चाहिए, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इसके लिए दूसरा लगाया V, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इसके लिए लगाया थर्ड, प्लस और माइनस। यस और नो? तो ये सारा हमारा कंटेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें पता है वी नो दैट व्हाट वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। हमें पता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है, हाँ कि ना। यहाँ पे सेम क्या है? तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो क्या है? सेम है, और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। यस और नो? तो अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे करंट क्या है? सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका? अलग है, हाँ कि ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही एक फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, माना कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। यस और नो? V की वैल्यू हमारे पास में, V1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लेके आता हूँ, सपोज सॉरी ये यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो यहाँ पे अगर मैं V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए V1 के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है? R1, और करंट तो वही है, करंट तो पूरे उसमें आ ही जा रहा है। तो अगर इसके लिए मैं निकालूंगा, तो V1 के लिए अगर मैं निकालूंगा तो V1 बराबर करंट तो सेम है I, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है? R1। इसी प्रकार से V2 का अगर मैं निकालूंगा तो V2 बराबर I, और उसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा? देखिए ये R। इसी प्रकार से V3 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा IR3। तो हमारे पास में V की वैल्यू भी है, V की वैल्यू हमारे पास में सबसे पहले ही ले रखी है हमने। ये V1 की वैल्यू भी आ गई, V2 की भी आ गई, V3 की आ गई। इस वाली इक्वेशन में हम इसको रख देते हैं। तो V की वैल्यू क्या है बताइए? IR। V1 की क्या है? IR1। V2 की क्या है? IR2। और V3 की क्या है? IR3। जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल दो। IR बराबर I मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से हो जाएगा I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला आ गया। जब भी आपको सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं RS, तो हम टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। अब आप समझिए, माना कि ये तो अभी हमने एग्जांपल लिया था, माना कि पहला रेजिस्टेंस है 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और तीसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का। अगर हमें टोटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का, कुछ भी नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। यस और नो? टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो RS बराबर R1 कितना है? 2 ओम, R2 3 ओम, R3 4 ओम। जोड़ दो इसको, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट का 4372 ओम। तो ये आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। कुछ भी नहीं करना है, सीधे जोड़ना है। ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका
टोटल अभी एक एग्जाम्पल का आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, ये पूरा जो सिस्टम मैंने समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। ठीक है, अब ये एक कनेक्शन होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। कैसे होता है? देखिए, ये पैरेलल कनेक्शन होता है, हाँ कि ना? इसको भी यहीं पे मैं समझा देता हूं आपको। पैरेलल कनेक्शन होता है, कैसा होता है? दूसरा कनेक्शन होता है आपका, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सर्किट है, यहाँ पे एक ये सर्किट है, ये इसमें इस प्रकार से ये 3 रेजिस्टेंस है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये जो हमने जोड़ा है आपका बैटरी, ये है बैटरी प्लस माइनस, ये की हो गया, ये हमारा करंट जा रहा है। अब करंट जब इस सिरे पे जाएगा तो क्या होगा? उसके पास 3 रास्ते हैं, वो यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो टोटल करंट था I, माना कि इस पहले वाले इसमें पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। तो माना कि पहले वाले में गया I1 करंट, दूसरे वाले में गया I2 करंट और तीसरे वाले में गया I3 करंट। ऐसा सपोज करके चलो आप कि माना कि टोटल करंट मान लो 20 एम्पियर का है, तो पहले वाले में चल गया 10 एम्पियर, वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, दूसरे वाले में चल गया 5 एम्पियर और तीसरे वाले में चल गया 5 एम्पियर, ऐसा। या सुनो, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करंट अलग है, यहाँ पे इसकी विशेषता क्या होती है? करंट क्या होता है? अलग होता है। और सेम क्या होता है? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता है सेम। क्या होता है? सेम होता है। ये ध्यान रखना आपको, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल, यहाँ पे करंट क्या है दिखाई दे रहा है आपको? करंट अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट को ले जाने में कितना वर्क हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में कितना काम हुआ, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा इनके लिए कॉमन, ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा सेम। तो 2 चीजें हैं, एक तो है आपका करंट, करंट क्या है? अलग है, क्योंकि जो अलग होते हैं उसी से फॉर्मूला हमारा बनता है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वो है आपका सेम। क्या है? सेम। ठीक है, हम अगेन वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज करंट अलग है। क्या अलग है? यहाँ पे करंट हमारा कैसा है? करंट हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ पे करंट का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, I बराबर V अपॉन R। या सुन लो, अब हमें अगर इसके पूरे का टोटल करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। एक I की वैल्यू हमारे पास में, I1 I2 I3 की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इस I1 की वैल्यू निकालना है तो इसके लिए R क्या है? R1 है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम है। तो I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, ये तो सेम है, और रेजिस्टेंस कौन सा है? R। और I2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस इसके लिए क्या है? R2। और I3 इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, और यहाँ पे है R3। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास में आ गई, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर I की वैल्यू क्या है? V अपॉन R बराबर I1 की वैल्यू क्या है आपकी? तो I1 की वैल्यू है आपकी क्या? देखिए, I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, यहाँ पे I2 की वैल्यू है प्लस V अपॉन R2, और यहाँ पे है V अपॉन R3। इसको हम कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे? V को बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा नीचे 1 अपॉन R बराबर, V को आउट कर दिया तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से V को कैंसिल कर दिया तो हमारे लिए पैरेलल का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन RP, P मतलब पैरेलल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब हमें इस प्रकार का रेजिस्टेंस, माना कि वही वाला रेजिस्टेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं, माना कि पहले वाला 2 ओम है, दूसरे वाला 3 ओम है, चौथे वाला, तीसरे वाला 4 ओम है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए आप 1 अपॉन RP
बराबर, पहले वाला ओम का एग्जाम्पल कितना लिया 2, दूसरे वाले का 3 और इसका लिया हमने 4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 6, 4 एंड 3। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 1/RP। 1/RP बराबर 6 4 10 3 13, 13/12। यस और नो? इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो RP बराबर हो जाएगा आपका 13/12। अगर हम इसको कट करेंगे तो 12 बन जाए 12.1 बचा और उसके बाद में आ जाएगा 8, अराउंड 1.08। तो देखिए वहां पे जब हमने निकाला था तो कितना आया था 13 ओम आया था और यहाँ पे कितना आया अप्रोक्सीमेटली 1 आया। तो जब हमें मैक्सिमम करना होता है, क्या करना होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं, काय में लगाते हैं, सीरीज में। और जब हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम करना होता है, क्या करना होता है मिनिमम, तो हम क्या लगाते हैं, तो हम उसको लगाते हैं पैरेलल में। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ आपके लिए मैंने तैयार करे हैं, ये रेजिस्टेंस है। इसके जो आगे के और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम थोड़ा देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बाय दिस वीडियो। एंड आगे का जो भी चैप्टर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। कुछ टॉपिक और बचा है, लगभग आधे घंटे का एक वीडियो और बनेगा, तब तक आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बाय।